I'm Dr. Muazzam Manzoor, and now I'm going to teach you a very important and conceptual subsection, which is the bioenergetics and photosynthesis. In this particular subsection, first of all, we will discuss bioenergetics, and then we'll spend significant amount of time on understanding the photosynthesis. Let's start off with bioenergetics. So सबसे पहले हम बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन पे बात करते हैं. बायोएनर्जेटिक्स इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स. बेसिकली ये क्वांटिटेटिव स्टडी है ओवरऑल एनर्जी रिलेशनशिप्स की और एनर्जी कन्वर्जन्स की इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. यहाँ पे मैं एक पॉइंट जनरेट करना चाहता हूँ कि यू सीन हियर कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द प्लेनेट अर्थ, इन सब के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सनलाइट, राइट. अब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली सनलाइट को अपनी बॉडी एक्टिविटीज को पुश करने के लिए यूज नहीं कर सकते. ऑलराइट, सो यू सीन हियर कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको फिर फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट. और उसके बाद फिर उस फूड को जो बहुत से दूसरे ऑर्गेनिजम्स जब वो लेते हैं तो वो उस फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और दोबारा फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने बॉडी फंक्शंस के लिए यूज करते हैं. तो ये जो एनर्जी की conversions हैं in the biological systems, basically bioenergetics it deals with these energy conversions, right. और जो different energy relationships हैं overall उनको भी quantitatively ये जो branch है biology की ये study करती है. So ये एक हमारे पास फोटोग्राफ है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है बायोएनर्जेटिक्स का. यू सीन हियर कि ओवरऑल जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो सनलाइट को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो बना रहे हैं ऑक्सीजन एंड द ग्लूकोज, राइट. सो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं दिस इज फोटोसिंथेसिस. और उसके बाद फिर जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग्स, बैक्टीरिया बीइंग द सिंपलेस्ट एंड ह्यूमन बीइंग्स बीइंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है. और रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है और अल्टीमेटली वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. सो इसमें अब देखें कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हुई. यू सीन हियर कि लाइट एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हुई और उसके बाद फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. फूड एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी, राइट. सो बेसिकली ये जो एनर्जी कन्वर्जन्स हैं और एनर्जी रिलेशनशिप्स हैं इनकी जो स्टडी है दैट इज बायो एनर्जेटिक्स. सो यहाँ पे अब एक ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें जो ये वाली इक्वेशन है ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की समरी है. यू सीन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होके ये ग्लूकोज बना रहे हैं, साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अलावा साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है. और इसमें अगर आप गौर करें कि कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज और जो वाटर है ये ऑक्सीडाइज होता है और अल्टीमेटली यू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट, राइट. और उसके बाद फिर ये वाला जो रिएक्शन है बेसिकली ये समरी है सेलुलर रेस्पिरेशन की. इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली इससे कहने के ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बनना है, राइट. सो इसमें आप देखें कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हुआ है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हुई है इनटू वाटर, राइट. सो इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की हुई है रिडक्शन और वाटर की हुई है ऑक्सीडेशन. इसके बरक्स अगर आप देखें सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की हुई है ऑक्सीडेशन जबकि ऑक्सीजन की हुई है रिडक्शन. और एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप नोट डाउन करें वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं वही सेलुलर रेस्पिरेशन के
प्रोडक्ट्स हैं, और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वही सेलुलर रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स हैं। सो ग्रॉसली स्पीकिंग ये जो दो प्रोसेसेस हैं दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है, या सिमिलरली सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सा कंपोनेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, एंड सो ऑन। सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर such sort of questions through the token of these equations. And now let's start off our discussion with the photosynthesis. सो फोटोसिंथेसिस को हम ओवरऑल डिफरेंट सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट माइंड मैप एक दूंगा फोटोसिंथेसिस का, एक बड़ी तस्वीर आपके दिमाग में बनाऊंगा फोटोसिंथेसिस की कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और स्टडी द फोटोसिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद फिर खास तौर पे हम डेफिनेशन एंड नीड फॉर फोटोसिंथेसिस इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर विल टॉक अबाउट द प्रीरेक्विजिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे फिर हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द माइंड मैप ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो माइंड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से यू सीन हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, या इसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सेकेंडली व्हाई डू वी नीड टू हैव फोटोसिंथेसिस, सो हम नीड फॉर फोटोसिंथेसिस का इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड थर्डली हाउ फोटोसिंथेसिस इज अकम्प्लिश्ड, सो हाउ के अंदर हम इन टर्न क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रीरेक्विजिट्स को डिस्कस करेंगे या रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस की। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं या प्रीरेक्विजिट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। हम क्या करेंगे, हम इन सब का एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके अलावा हम लाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को सेपरेटली भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हम एक फ्लो शीट भी कंस्ट्रक्ट करेंगे सो एज टू डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द प्रीरेक्विजिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद फिर हाउ के अंदर हाउ द फोटोसिंथेसिस इज अकम्प्लिश्ड, इसमें प्रीरेक्विजिट्स को या रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं ये हमारे पास दो तरह के हैं, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है। जो लाइट रिएक्शन है इन टर्न इट कैन टेक प्लेस वाया द साइक्लिक पाथवे, या फिर ये नॉन साइक्लिक पाथवे के जरिए भी कैरी आउट किया जा सकता है। सो हम लाइट रिएक्शन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इसमें हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवेज दोनों को डिस्कस करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन विद फोटोसिंथेसिस वी विल बी डिस्कसिंग द डार्क रिएक्शन इन डिटेल। सो ये है माइंड मैप फोटोसिंथेसिस का। वंस अगेन आप दिमाग में इस चीज को बैठा लें। सबसे पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी क्यों जरूरत पेश आती है और फिर इसने कैसे कैरी आउट होना है। कैसे के अंदर हम फर्दर देखेंगे कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके बाद इसके रिएक्शंस कैसे कैरी आउट होते हैं। रिएक्शंस इन टर्न लाइट और डार्क रिएक्शन है जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ we have discussed the mind map of photosynthesis. अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन एंड नीड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है जो कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बता रही है। यू सीन हियर कि इसमें एक ये प्लांट है एंड ये जो प्लांट है ये सॉइल से वाटर ले रहा है और इसके अलावा एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन पार्ट्स में मौजूद हैं और सनलाइट से ये बेसिकली ओवरऑल लाइट एनर्जी ले रहा है। और अल्टीमेटली सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके इसने ग्लूकोज बनाना है और अल्टीमेटली साथ ऑक्सीजन रिलीज होनी है विच इज गोइंग टू द एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ओवरऑल यू कैन विजुअलाइज कि फोटोसिंथेसिस जो वो कैसे कैरी आउट हो रही है। थ्रू द कोर्स ऑफ रेस्ट ऑफ आवर डिस्कशन हम इसी प्रोसेस की निटी ग्रिटी में जाएंगे, राइट। So you seen here, let's talk about the definition and need for the photosynthesis. So by definition photosynthesis क्या है? You seen here, process in which energy poor compounds जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, they are converted into energy rich compounds जैसे कि ग्लूकोज using the light energy that is absorbed and converted into chemical energy by the photosynthetic pigments. सो बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी पुअर कंपाउंड्स को एनर्जी रिच कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है एंड ये काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके अल्टीमेटली उसको केमिकल एनर्जी में
और अल्टीमेटली यू कैन से कि फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब इसकी इक्वेशन को भी आप देख लें कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से बेसिकली ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, साथ इवन राइट हैंड साइड पे भी वाटर अपीयर हो गया हुआ है इक्वेशन में, लाइक वाटर इसमें प्रोड्यूस भी होता है। और इसके अलावा जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद सीन है कि ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की इस प्रोसेस में रिडक्शन होती है, जबकि जो वाटर है उसकी इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन होती है। सो ये समरी रिएक्शन है, ये इक्वेशन है ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की। अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, विच ऑर्गेनिजम्स कैन डायरेक्टली यूज लाइट एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म? ए ऑप्शन इज एनिमल्स, B option is plants, C option is fungi, D option is none of these. If you're thinking that answer to this question is plants, you are thinking on the wrong lines. तो यहाँ पे एक कीवर्ड है directly use. तो आपकी बुक में clearly stated है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली ओवरऑल अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर सके, राइट। सो डायरेक्टली उसको यूज नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स इवन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स भी हैं, वो भी पहले उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उसके बाद उसको किसी न किसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन दे विल बी एबल टू यूज इट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं नीड फॉर फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्यों पेश आती है। यू सीन हियर कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, फर्स्ट फैक्ट है। और उसके बाद फिर सारे के सारे जो सेल्स हैं दे नीड एनर्जी, सभी सेल्स को एनर्जी चाहिए। एंड देन यू सीन हियर दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द प्लैनेट अर्थ दैट इज सनलाइट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सनलाइट है। इवन वी आर डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट फॉर आवर एनर्जी नीड्स। हाँ, ये अलग बात है कि हम डायरेक्टली सब हम लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं उन ऑर्गेनिजम्स पे जो कि अल्टीमेटली सनलाइट पे डिपेंडेंट है फॉर ड्राइविंग द एनर्जी। ऑलराइट, सो अल्टीमेट सोर्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लैनेट अर्थ पे वो क्या है? दैट इज द सनलाइट। एंड ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है, लगता ये है कि ये रॉन्ग है, लेकिन ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है दैट नो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स इवन कैन डायरेक्टली यूज लाइट एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिज्म।
कोई भी ऑर्गेनिज्म, इवन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी लाइट एनर्जी को डायरेक्टली अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज नहीं कर सकते। वो ट्रैप करेंगे, यूजेबल फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसको अपने मेटाबॉलिज्म में यूज करेंगे। एंड एक और फैक्ट है, फोटोसिंथेसिस इज अ वे ऑफ ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस बेसिकली ये एक वे है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसको अवेलेबल करने का या अवेल करने का। एंड देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस। सो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वी वुड बी हैविंग नो वे टू ट्रैप द एनर्जी इन द सनलाइट, so ultimately there would be no life on earth. So photosynthesis की जरूरत क्यों पेश आती है? So अब ये कह सकते हैं कि if there would be no photosynthesis, there would be no life on earth. Alright, so this was all about the need for the photosynthesis. So अभी तक हमने photosynthesis के mind map को डिस्कस किया, फिर हमने definition and need for photosynthesis को in detail डिस्कस किया, and now we are going to discuss the prerequisites of photosynthesis. कि photosynthesis के लिए जो requirements हैं वो कौन कौन सी हैं, हम उनको डिटेल से देखते हैं। I would like to ask few questions before I straight away start discussing about the requirements. So statement है हमारे पास, the oxygen present in glucose molecule formed during photosynthesis comes from, right? तो ऑक्सीजन जो कि ग्लूकोज में प्रेजेंट है, राइट, एक्चुअली जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, इट कम्स फ्रॉम, ए ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन इज वाटर, सी ऑप्शन इज एनवायरनमेंट, डी ऑप्शन इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर जो ऑक्सीजन है वो तो बेसिकली जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है वो तो ऑक्सीजन आती है फ्रॉम द वाटर, लेकिन यहां पे बात हो रही है उस ऑक्सीजन की जो कि ग्लूकोज के अंदर है, राइट। सो वो ऑक्सीजन जो ग्लूकोज के अंदर है, इसने कहां से आना है? इसने आना है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। सो अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, वाटर इसके लिए रॉन्ग होगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि वो ऑक्सीजन जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कहां से आती है, फिर वाटर हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स होता। एनीवेज, अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। Another question, which of the following entity can act as source of carbon for aquatic photosynthetic organisms? Right? A option is dissolved carbon dioxide, B is dissolved bicarbonates, C option is soluble carbonates, D option is all of these। तो ये सभी के सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स हो सकते हैं for the aquatic photosynthetic organisms। So best response to this question would be delta, pretty simple question। Now let's construct a table of the prerequisites or requirements of the photosynthesis। In the extreme left column we have got the respective entity, and second column में वो जो भी entity है वो किस तरीके से हासिल होगी या कहाँ पे वो present होगी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और थर्ड कॉलम में, एक्सट्रीम राइट कॉलम में, हम बेसिकली उस respective entity के function या functions को in detail डिस्कस करेंगे। So first of all we have got carbon dioxide। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कहां से आती है? ये एनवायरनमेंट से आती है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उनके जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट मेक्स इट्स वे इनटू द सेल्स जहां पे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होनी है। जबकि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में डायरेक्टली जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, लाइक कार्बोनेट्स वगैरह की शक्ल में, सो डायरेक्टली एक्वेटिक प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को अक्वायर कर लेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ये सोर्स ऑफ कार्बन है, राइट। सो दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ कार्बन। और इवन इसके अलावा जो ऑक्सीजन इन ग्लूकोज है उसका भी सोर्स अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ऑल राइट, एंड देन वी हैव गॉट द वाटर। अब टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं उन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट्स के जरिए सॉइल से वाटर ऑब्टेन किया जाता है, जबकि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं दे आर डायरेक्टली सराउंडेड बाय वाटर। सो उसी वाटर को वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करेंगे। अब वाटर के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यू सीन हियर वाटर के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स हैं, यू हैव गॉट द हाइड्रोजन एंड यू हैव गॉट द ऑक्सीजन। अब जो वाटर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने बेसिकली NADP को रिड्यूस करना है। रिमेंबर, NADP और NAD में डिफरेंस है। NADP इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये जो NADP है ये एक कोएंजाइम है किसका? फोटोसिंथेसिस का। सो NADP इज अ कोएंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, इट्स कोएंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि जो NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो भी एक कोएंजाइम है लेकिन वो सेलुलर रेस्पिरेशन का कोएंजाइम है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में ओवरऑल जो वाटर से हाइड्रोजन ने आना है, हाइड्रोजन का मेजर काम क्या है? रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2।
2। और उसके बाद फिर जो वाटर में ऑक्सीजन है तो यही ऑक्सीजन है जिसने एनवायरनमेंट में रिलीज होना है। सो बेसिकली दिस इज द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, राइट। सो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये वो ऑक्सीजन है जिसने फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एनवायरनमेंट में जाना है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये वो ऑक्सीजन है जिसने फोटोसिंथेसिस के नतीजे में अल्टीमेटली ग्लूकोज में जाना है। एंड देन वी हैव गॉट द लाइट। तो लाइट में खास तौर पे जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का, यानी कि 380 टू 750 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो कह लें कि रेज हैं, वो वर्क वाइल हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरह के प्लांट्स के लिए जो सनलाइट है वही मेजर सोर्स है लाइट का। यहां पे एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है, क्या आर्टिफिशियल लाइट या मून लाइट की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है? एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज यस, इवन आर्टिफिशियल लाइट और मून लाइट की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, राइट, क्योंकि उसके अंदर भी जो विजिबल स्पेक्ट्रम सेम वेवलेंथ की जो रेज हैं वो मौजूद होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एफिकेसी कम हो बट स्टिल फोटोसिंथेसिस हो सकती है। और इसका लाइट का फंक्शन क्या है? बेसिकली ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारा मकसद क्या है? हमने लाइट ही की एनर्जी को तो ट्रैप करना है, सो ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वी हैव गॉट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स हैं दोनों के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये सेल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का काम क्या है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। सो ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी इज अ मेजर फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ऑलराइट, सो अब इस टेबल में से एग्जाम क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? लाइक एग्जाम आपको फंक्शन देके एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि ये किस एंटिटी का फंक्शन है। लाइक कार्बन का सोर्स कौन सी एंटिटी है, या ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में जा रही है वो किस एंटिटी से आ रही है, या जो ऑक्सीजन ग्लूकोज में जा रही है वो किस एंटिटी से आ रही है, एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरह से रिडक्शन ऑफ NADP किस का फंक्शन है, या एंड सो ऑन। इस तरह से एग्जाम फंक्शन देके आपसे एंटिटी के बारे में पूछ सकता है, और सिमिलरली इवन एंटिटी मेंशन करके आपसे रिस्पेक्टिव फंक्शन के बारे में भी पूछ सकता है। और डिफरेंट वेज में इवन कि किस तरीके से कोई रिस्पेक्टिव एंटिटी प्लांट्स एक्वायर करते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आई वांट यू टू मेमोराइज दिस टेबल। इस टेबल में ओवरऑल ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, जो दो प्रीरेक्विजिट्स हैं या दो रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, दैट इज लाइट एंड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनको हम आगे चल के अभी फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ और भी हाई यील्ड फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं और इंपॉर्टेंट हैं। सो हियर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू एट दिस स्टेज। In action spectrum, which lights show maximum rate of photosynthesis? A option is green, B option is blue, C option is orange, and D option is red. And the best response to this question is beta, that is blue. इसकी रीजनिंग को हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करते हैं। So अब हम लाइट के एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हमने देखा कि लाइट फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट से एक मेजर रिक्वायरमेंट थी। अब बेसिकली लाइट से रेलेवेंट दो स्पेक्ट्रा की अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, बेसिकली नाम से ही जाहिर है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम है विच हैज गॉट समथिंग टू डू विद द एब्जॉर्प्शन, राइट। सो स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट with different wavelengths by different photosynthetic pigments। अब देखिए हमारे पास different photosynthetic pigments हैं, like chlorophyll A है, chlorophyll B है, carotenoids वगैरह हैं। We have got the different photosynthetic pigments। हर photosynthetic pigment different wavelengths की lights को वो preferably absorb करता है और different wavelengths को reflect करता है। सो उसके अकॉर्डिंगली उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, राइट। सो अब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड द रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, क्योंकि अल्टीमेटली वैसे तो सारे के सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम की ही डिफरेंट वेवलेंथ्स को ऑब्जॉर्व करना है। तो ज्यादातर जो कॉमन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, राइट। सो जनरली हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, चूंकि कॉमन फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वो हमारा क्लोरोफिल ए है, तो हम कह सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन जो है वो चूंकि ए की मैक्सिमम है ब्लू और रेड पोर्शन की, सो हम जनरली कह देते हैं कि जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं इन द ब्लू एंड द रेड पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट। ब्लू की वेवलेंथ जो 430 नैनोमीटर है और रेड की जो वेवलेंथ 670 नैनोमीटर है। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है
कि कौन सी लाइट क्लोरोफिल ए या जनरली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मैक्सिमली अब्सॉर्ब करते हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ब्लू, एंड इफ ब्लू इज नॉट ऑन द लिस्ट यू कैन पिक रेड। कई दफा एग्जाम कलर्स डायरेक्टली देने की बजाय वेवलेंथ भी दे सकता है कि कौन सी वेवलेंथ को जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है मे बी, वो मैक्सिमली अब्सॉर्ब करता है। तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए दैट इज 430 नैनोमीटर, और उसके बाद अगर ये लिस्ट पे नहीं है देन मे बी यू कैन पिक द 670 नैनोमीटर। एंड देन वी हैव गॉट द एक्शन स्पेक्ट्रम, राइट। अब एक्शन स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है, नाम से जाहिर है एक्शन स्पेक्ट्रम, इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद द एक्शन। बेसिकली ये वो स्पेक्ट्रम है विच शोज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस of different wavelengths और colors of light in driving the photosynthesis। ये जो different colors हैं वो कितने effective हैं, कितने मौसर हैं in driving the photosynthesis, right? So अब अगर से ओवरऑल आप कह लें कि जो इसमें एक ही जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, लाइक यू हैव गॉट द रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, राइट, वायलेट एंड सो ऑन। तो किस वेवलेंथ की प्रेजेंस में मैक्सिमल इफेक्टिवनेस होनी है ओवरऑल इसकी फोटोसिंथेसिस की, राइट। सो बेसिकली ये चीज हमें पता चलती है एक्शन स्पेक्ट्रम से, एंड जो मैक्सिमम रेट है फोटोसिंथेसिस का वो ब्लू और रेड लाइट्स के अंदर है, राइट। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी ब्लू और रेड की है, और मैक्सिमम जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो भी ब्लू और रेड रीजन में ही है। खास तौर पे जो ब्लू लाइट है, यू कैन से कि ब्लू लाइट की प्रेजेंस में मैक्सिमल रेट होगा फोटोसिंथेसिस का। सो बॉटम लाइन पॉइंट मेरी डिस्कशन ये है कि ब्लू लाइट ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, और ब्लू लाइट ही की प्रेजेंस में मैक्सिमल रेट होगा फोटोसिंथेसिस का। सो ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिव है फॉर ड्राइविंग द फोटोसिंथेसिस। वेल, इस फोटोग्राफ में बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा है उनको क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है। सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव गॉट द ग्राफ ऑफ द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ग्राफ है एक्शन स्पेक्ट्रम का। अब हम इन ग्राफ्स को जरा इंटरप्रेट करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यू सीन हियर कि जो ओवरऑल ये जो ग्राफ है ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, बेसिकली इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ्स शोन है विजिबल पार्ट ऑफ लाइट की, जबकि वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे डिफरेंट वेवलेंथ्स की परसेंटेज में एब्जॉर्प्शन है, और इसमें डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह की जो डिफरेंट कर्व्स हैं वो ड्रॉन है। लेट्स फोकस ऑन द कर्व ऑफ द क्लोरोफिल ए। सो ये जो कर्व है, लाइक दिस इज द कर्व ऑफ द क्लोरोफिल ए। सो इस पे अगर आप गौर करें तो क्लोरोफिल ए जो है, जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है, बेसिकली ये मैक्सिमल लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है इन द ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हैं कि ब्लू पार्ट में, और उसके बाद सेकंड इन द रो जो है वो रेड लाइट की अब्सॉर्प्शन है। सो हम ये कह सकते हैं कि ब्लू और रेड लाइट्स जो हैं, बेसिकली ये ब्लू और रेड वेवलेंथ्स जो हैं, ये मैक्सिमली अब्सॉर्ब होती हैं बाय द क्लोरोफिल ए, जो कि मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। सो मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन यू कैन सी हियर कि ब्लू और रेड पार्ट्स के अंदर है। ब्लू की वेवलेंथ 430 और रेड की जो वेवलेंथ है वो 670 नैनोमीटर के लगभग है। ऑलराइट, एंड उसके बाद फिर राइट हैंड साइड पे यू कैन सी द एक्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें भी एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं विजिबल लाइट की वो गिवन है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर जो रिलेटिव रेट है फोटोसिंथेसिस का वो गिवन है, जिसको हम असेस कर सकते हैं लाइक विद द कंजम्पशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और विद द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होगी, इसका मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा है, या कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। एनीवेज, इसमें वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो अब अगर आप गौर करें तो यू सीन हियर कि जो ब्लू वेवलेंथ है, ब्लू वेवलेंथ की रेंज में जो इफेक्टिवनेस है या जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो मैक्सिमल है। और उसके बाद फिर अगर आप देखें कि जो सेकंड पीक है वो रेड वेवलेंथ के अंदर आती है। सो यू सीन हियर, सो मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि ब्लू और उसके बाद फिर ऑरेंज रेड जो वेवलेंथ्स हैं इनकी प्रेजेंस में हाईएस्ट रेट्स होंगे फोटोसिंथेसिस के। इसमें से भी आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेट है वो ब्लू लाइट की प्रेजेंस में है। सो यू सीन हियर वाई एक्सिस के ऊपर भी आपको मैक्सिमम रेट ब्लू लाइट की प्रेजेंस में मिल रहा है। सो इस फोटोग्राफ में बेसिकली समराइज ये किया गया है कि जो मैक्सिमम एक्शन है वो ब्लू और रेड वेवलेंथ्स की प्रेजेंस में है, या मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट की प्रेजेंस में होगा, और सेकंड इन द रो इस सिनेरियो में जो है वो रेड लाइट आएगी विद 670 नैनोमीटर वेवलेंथ।
All right, so this was about the absorption and the action spectra. Now I have got a question for you. Statement is color shown by main photosynthetic pigment chlorophyll A is. A option is blue green, B option is violet blue, C option is orange red, D option is violet blue and orange red. And the best response to this question would be ब्लू ग्रीन. बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, इसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन है. इसकी मेजर रीजन ये है कि ग्रीन लाइट को मेनली ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसका जो कलर है वो ग्रीन है, राइट. और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए. अब देखिए ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब क्लोरोफिल ए ने अब्सॉर्ब किन लाइट्स को करना है, ब्लू ग्रीन और वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड, वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड. तो हमने देखा था कि वायलेट ब्लू या स्पेसिफिकली ब्लू और हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने tablet.dk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखेंगे ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. आप किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है. यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके
नियर द एग्जाम आप इन डेफिनेटली इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज रेड रीजन्स में बेसिकली जो ज्यादा जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही थी। सो ब्लू के साथ रिलेटेड वायलेट भी है और रेड के साथ रिलेटेड ऑरेंज भी है। सो कंपेरेबल वेवलेंथ्स हैं। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड जो वेवलेंथ्स हैं ये मैक्सिमली एब्जॉर्ब होंगी बाय द क्लोरोफिल ए व्हिच इज आवर मेन पिगमेंट इन मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जो मेजर क्लोरोफिल है या मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए। हाँ, सिर्फ बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो अगर फोटोसिंथेटिक हो तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए आपको कभी भी नहीं मिलेगा। रादर व्हाट वुड यू हैव देयर, यू विल हैव द बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इवन जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी जो मेजर फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए ही है। मैं सिंपल बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं कि सिर्फ जो सिंपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। उसके अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे साइनोबैक्टीरिया ऑनवर्ड्स, उन सब के अंदर जो मेजर क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए है। एनीवेज क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइट ऑफ विच वेवलेंथ शोज मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल्स। सो ए ऑप्शन इज 430 नैनोमीटर, बी 630 नैनोमीटर, सी ऑप्शन इज 470 नैनोमीटर, डी ऑप्शन इज 670 नैनोमीटर। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन है वो ब्लू लाइट की थी जिसकी वेवलेंथ 430 नैनोमीटर थी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। Now let's talk about the photosynthetic pigments. So अभी तक हमने लाइट जो कि एक रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस की, हमने उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया है और अब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिस्कस करने लगे हैं। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी ये एक रिक्वायरमेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दे अब्सॉर्ब द विजिबल लाइट और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम इनके अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो वो अचीव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इनको हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास मेन पिगमेंट है विच इज क्लोरोफिल ए। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, बैक्टीरिया के अलावा सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ए। ऑलराइट, और उसके बाद फिर सेकेंडली वी हैव गॉट द accessory pigments. So chlorophyll A के अलावा कुछ जो भी दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, any pigment other than chlorophyll A in the photosynthetic organisms, हम उसको कहेंगे ये accessory pigment है। लेकिन बैक्टीरिया is major exception to the rule। क्या? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही है वही उसका मेजर पिगमेंट कहलाएगा। एनीवेज, सो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की डिफरेंट ये कह लें कि कैटेगरीज हैं। अब हम इन कैटेगरीज को वन बाय वन डिटेल से जरा देखते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ए। अब जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, ये वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड वेवलेंथ्स को मैक्सिमली अब्सॉर्ब करता है और इसके अलावा ये ग्रीन और येलो कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो यही वजह है कि प्लांट्स का जो कलर है वो
ग्रीन है या प्लांट लीव्स का कलर ग्रीन है? क्योंकि लीव्स के अंदर मेन पिगमेंट प्रेजेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए ग्रीन और येलो वेवलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। सो प्लांट्स दैट्स वाई वो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, या उनके जो भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट्स का, मोस्ट प्रोबेबली उस ग्रीन पार्ट में अबंडेंस में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। और इसमें अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ भी है इसके क्लोरोफिल ए के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। तो इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ये डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, राइट। सो VBGYOR यानी कि वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं विजिबल पार्ट ऑफ लाइट की। जबकि जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर अब्जॉर्प्शन है। तो आप देख सकते हैं कि वायलेट, ब्लू और उसके बाद फिर ऑरेंज, रेड रीजन्स में मैक्सिमल अब्जॉर्प्शन हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोरोफिल ए, राइट। अब क्लोरोफिल बी जो है, क्लोरोफिल बी ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है, ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है। और एक्सेसरी पिगमेंट्स जो है बेसिकली इनका काम क्या होता है, इन्होंने उन वेवलेंथ्स को भी कई दफा अब्सॉर्ब करना होता है जिनको क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब नहीं कर रहा होता, राइट। सो बेसिकली कह लें कि क्लोरोफिल ए के स्पेक्ट्रम को एक्सटेंड करना इन अ सेंस इनका काम होता है कि जिन वेवलेंथ्स को क्लोरोफिल ए ने अच्छे तरीके से ट्रैप नहीं किया, एक्सेसरी पिगमेंट्स उन वेवलेंथ्स की एनर्जी को ट्रैप करके अल्टीमेटली उन्होंने भी क्लोरोफिल ए को ही हैंड ओवर करनी है वो एनर्जी। एनीवेज, यहाँ पे मेन जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि क्लोरोफिल ए जो है ये वायलेट, ब्लू और ऑरेंज, रेड रीजन्स में मैक्सिमल अब्जॉर्प्शन करेगा, जबकि जो ग्रीन और येलो रीजन्स हैं यहाँ पे इसने लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है। बेसिकली ग्रीन और येलो को ये जो क्लोरोफिल ए है रिफ्लेक्ट करेगा। ऑलराइट, अब क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में देयर इज अ हेड एंड अ टेल। जो हेड है ये फ्लैट है, स्क्वायर शेप्ड है और यही लाइट अब्सॉर्बिंग पोर्शन है। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेसिकली क्लोरोफिल ए में लाइट किस पोर्शन में अब्सॉर्ब होती है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी हेड, क्योंकि हेड ऑफ द क्लोरोफिल ए ये वो रीजन है जहां पे लाइट अब्सॉर्ब होनी है। और हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है और इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैग्नीशियम है विद द टेट्रापायरोल रिंग। सो सेंटर में एक मैग्नीशियम और उसके बाद फिर दिस मैग्नीशियम इज सराउंडेड बाय अ टेट्रापायरोल रिंग। सो वी हैव गॉट these 4 pyrrole rings, right? These 4 pyrrole rings. So और ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं सारे के सारे मिलके ये एक टेट्रा पायरोल रिंग बना रहे हैं। सो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए के हेड का, राइट। और इसका जो बेसिकली से सिमिलर आइडिया है स्ट्रक्चर का इसका हीमोग्लोबिन के हीम का भी, कि उसमें बेसिकली मैग्नीशियम की जगह आयरन होता है विच इज सराउंडेड बाय द टेट्रा पायरोल रिंग। लेकिन यहां पे क्या है, मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम है सराउंडेड बाय द टेट्रा पायरोल रिंग। सो दिस इज अबाउट द हेड ऑफ द क्लोरोफिल ए। देन देयर इज अ टेल ऑफ क्लोरोफिल ए, और टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है और जो टेल है मेनली हाइड्रोकार्बन्स से बनी है, राइट। सो टेल ऑफ द क्लोरोफिल ए इज कंप्राइज्ड ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। सो दैट्स द रीजन कि ये हाइड्रोफोबिक है। और हेड के अंदर चूंकि एक आयन है, मैग्नीशियम है, तो यही वजह है कि हेड जो वो हाइड्रोफिलिक है या वाटर लविंग है। So this is all about the main photosynthetic pigment that is chlorophyll A, and now let's talk about the accessory or other pigments as well. तो इसमें जो accessory pigments हैं they absorb energy that chlorophyll A does not absorb. So accessory pigments का क्या काम है, इन्होंने उन वेवलेंथ्स को या उस एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करना है जिसको क्लोरोफिल ए नहीं अब्सॉर्ब कर पाता। सो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, दे ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, के बेसिकली एक्सेसरी पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से जो मैक्सिमल लाइट जो है वो अब्सॉर्ब की जा सकेगी, यानी कि जिन वेवलेंथ्स को क्लोरोफिल ए ने मिस भी कर दिया है वो भी अब्सॉर्ब की जा सकेंगी with the help of the accessory pigments। और अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो जानी तो क्लोरोफिल ए के पास ही है क्योंकि वही मेजर रिएक्शन सेंटर होता है। सो accessory pigments जो हैं आगे फर्दर इसको हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लाइक वी हैव गॉट डिफरेंट क्लोरोफिल्स, लाइक जैसे क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ई। सो ए के अलावा जितने भी क्लोरोफिल्स हैं वो सारे के सारे accessory pigments ही कहलाएंगे। अब इनके वेरिएबल अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन पैटर्न्स हैं बट दे आर नॉट हाई यील्ड फॉर एग्जाम। हर एक के लिए अलग अलग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस क्लोरोफिल ने कौन सी वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब करना और रिफ्लेक्ट करना है, बिकॉज दिस इज नॉट रेलेवेंट विद एग्जाम। जस्ट इतना जानना काफी है कि ये उन वेवलेंथ्स को भी अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा भी था कि क्लोरोफिल बी जो है वो कुछ उन वेवलेंथ्स को भी अब्सॉर्ब कर रहा था जिनको क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब नहीं कर रहा था। सो टू ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ अब्जॉर्प्शन बेसिकली ये इनका एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम है। और सेकेंडली वी हैव गॉट द कैरोटिनॉइड्स। अब जो कैरोटिनॉइड्स हैं
यू सीन हियर कैरोटिनॉइड्स बेसिकली ये ब्लू और वायलेट लाइट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं और येलो, ऑरेंज एंड रेड को इन्होंने रिफ्लेक्ट करना है। ये एग्जाम के लिए हाई यील्ड फैक्ट है, राइट। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैरोटिनॉइड्स किन वेवलेंथ्स को ऑब्जॉर्व करेंगे, बेस्ट रिस्पॉन्स इज ब्लू एंड वायलेट, एंड किन वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, बेस्ट रिस्पॉन्स इज येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। अब जो कैरोटिनॉइड्स हैं इनको इन टर्न हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। We have got the xanthophylls and we have got the carotenes. अब जो जिनका कलर येलो है हम उनको कहते हैं दे आर xanthophylls, जबकि वो कैरोटिनॉइड्स जिनका कलर ऑरेंज या रेड है, ऑरेंज या रेड है, बेसिकली हम कहते हैं कि दे आर कैरोटीन्स, राइट। अब कैरोटीन्स और कैरोटिनॉइड्स में फर्क है। कैरोटिनॉइड्स एक मेजर कैटेगरी है और कैरोटीन एक सब कैटेगरी है कैरोटिनॉइड्स की। हम ये भी कह सकते हैं कि हर कैरोटीन कैरोटिनॉइड है, लेकिन हर कैरोटिनॉइड कैरोटीन नहीं है। एनीवेज, सो xanthophylls बेसिकली xanthophylls का कलर येलो है और इनके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन होती है, जबकि जो कैरोटीन्स हैं इनका जो कलर है वो ऑरेंज रेड है और इनके स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि येलो पिगमेंट्स कौन से हैं या येलो कैरोटिनॉइड्स कौन से हैं, तो आंसर वुड बी xanthophylls। या ऑरेंज रेड एसेसरी पिगमेंट्स कौन से हैं, तो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी कैरोटीन्स। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट the accessory pigments of the photosynthesis. So once again, accessory pigments उन wavelengths को absorb करेंगे जिनको क्लोरोफिल ए कई दफा नहीं भी ऑब्जॉर्व कर पाता, और अल्टीमेटली मैक्सिमल लाइट को ऑब्जॉर्व करके, मैक्सिमल वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करके इन्होंने भी अपनी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करना है। और आगे फर्दर फिर एसेसरी पिगमेंट्स की दो मेजर कैटेगरीज हैं, डिफरेंट काइंड्स की क्लोरोफिल्स हैं जिनका डिफरेंट अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन पैटर्न्स हैं, फिर कैरोटिनॉइड्स हैं जो कि ब्लू वायलेट को ऑब्जॉर्व और येलो, ऑरेंज और रेड को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसमें से भी इनके आगे फर्दर दो सब कैटेगरीज हैं, येलो कलर की xanthophylls हैं जिनके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है, और जबकि ऑरेंज और रेड कलर के जो है वो कैरोटीन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नहीं है। येलो कलर होने से मुराद ये है कि xanthophylls येलो वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेंगे, जबकि ऑरेंज और रेड कलर होने से मुराद ये है कि जो कैरोटीन्स हैं इन्होंने ऑरेंज और रेड कलर को रिफ्लेक्ट करना है, जबकि ये दोनों ब्लू और वायलेट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे जैसे कि सारे कैरोटिनॉइड्स करते हैं। So that's about the accessory pigments. अब इस फोटोग्राफ में बेसिकली जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का, वो दिखाया गया है। सो यू सीन हियर कि इफ यू लुक एट दिस फोटोग्राफ, तो इसमें आपको ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, बेसिकली ये क्या है, दिस इज हेड ऑफ द क्लोरोफिल, और ये जो सारे के सारा पोर्शन है दिस इज द टेल। अब जो हेड है, हेड का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर में मैग्नीशियम है एंड दिस मैग्नीशियम इज सराउंडेड बाय द टेट्रापायरोल रिंग, जबकि जो टेल है यू कैन सीन हियर कि ये हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप का है। यू सीन हियर क्लोरोफिल ए में मैथल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी में वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो जो क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C55H72O5N4Mg, जबकि क्लोरोफिल बी का जो फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg। तो अब देखिए इसमें जो डिफरेंस आया है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आया है कि क्लोरोफिल बी के अंदर 2 लेस हाइड्रोजन है और 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इंस्टेड ऑफ द मेथल ग्रुप। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं इन दोनों के, इनको मेमोराइज करना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफिल ए या बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो वो डिफरेंट वेज में आपको ये फॉर्मूलाज प्रेजेंट कर सकता है। सो यू नीड टू क्लियरली मेमोराइज दीज 2 फॉर्मूलाज। और इसके अलावा अब ये भी गौर करें कि एग्जाम आपसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पूछ सकता है कि मेथल ग्रुप जो है वो किस क्लोरोफिल में प्रेजेंट है, तो आंसर वुड बी क्लोरोफिल ए, और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किस में प्रेजेंट है, तो आंसर वुड बी क्लोरोफिल बी। अब यहां पे एक बात और भी गौर करने लायक है कि जो क्लोरोफिल के हेड का स्ट्रक्चर है वो कंपेरेबल है विद द स्ट्रक्चर ऑफ हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। सो यू सीन हियर से हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर से ये हीमोग्लोबिन निकली है, और इस हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड जो है वो बेसिकली हीम पार्टिकल्स हैं। इफ यू लुक एट अ हीम पार्टिकल, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी सेंटर में एक बाइवेलेंट आयन है, जैसे कि क्लोरोफिल के हेड के सेंटर में बाइवेलेंट आयन था, लेकिन क्लोरोफिल के हेड में मैग्नीशियम था, यहां पे हमारे पास क्या है, आयरन है, एंड दिस बाइवेलेंट आयन इज सराउंडेड बाय द टेट्रापायरोल रिंग, राइट। सो डिफरेंस क्या है हीम के स्ट्रक्चर में और क्लोरोफिल के हेड के स्ट्रक्चर में, कि क्लोरोफिल का हेड जो है इसमें मैग्नीशियम है सराउंडेड बाय टेट्रापायरोल रिंग, जबकि हीम
जो है हीमोग्लोबिन का जो हीम है इसमें आयरन इज सराउंडेड बाय द टेट्रापायरोल रिंग। इसके अलावा जो साइटोक्रोम्स होते हैं लाइक साइटोक्रोम्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन द माइटोकॉन्ड्रिया, उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो भी हीम के स्ट्रक्चर के साथ कंपेरेबल ही होता है। उनमें भी सेंट्रल आयरन होता है विच इज सराउंडेड बाय द टेट्रापायरोल रिंग। तो बहरहाल ये जस्ट कुछ कोरिलेशन से स्ट्रक्चर्स के स्टूडेंट्स इनको कंफ्यूज कर जाते हैं, लाइक इनमें बेसिक आइडिया जो वो स्ट्रक्चर का सेम है क्लोरोफिल में, हीम में और साइटोक्रोम्स में। अब क्लोरोफिल ए और बी के डिफरेंस को हम इस टेबल की मदद से सम अप करते हैं। एक तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्लोरोफिल ए का, बेसिकली ये C55H72O5N4Mg है, और क्लोरोफिल बी का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg है। आई वांट यू टू मेमोराइज दीस फॉर्मूलाज। अब जो क्लोरोफिल ए का कलर है वो ब्लू ग्रीन है, जबकि क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो येलो है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लोरोफिल ए ये प्राइमरी पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी ये एक्सेसरी पिगमेंट है। उसके बाद फिर क्लोरोफिल ए के अंदर मेथल ग्रुप है अटैच्ड टू द थर्ड कार्बन, जबकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप है अटैच्ड टू द थर्ड कार्बन। और जो क्लोरोफिल ए है दिस इज सॉल्युबल इन द पेट्रोलियम ईथर, जबकि क्लोरोफिल बी जो है ये मेथल अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल है। ऑलराइट, सो ये क्लोरोफिल ए और बी के मेजर डिफरेंसेस हैं। सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्लोरोफिल ए डिफर्स फ्रॉम क्लोरोफिल बी इन हैविंग और लैकिंग विच फीचर, right? So which of the following statement is correct or incorrect regarding chlorophyll A और chlorophyll B? So इस comparison table की मदद से इस तरह के क्वेश्चन को आप easily आंसर कर सकते हैं। Now I have got a question for you. In a photosystem, chlorophyll A is part of. A option is antenna complex, B option is light gathering part, C option is reaction center, D option is antenna complex and reaction center. And the best response to this question is antenna complex and reaction center. इस question की reasoning को हम आगे चल के अभी एक flow sheet में discuss भी करेंगे। So you seen here, if you talk about the photosystem, basically photosystem है क्या? हमने अभी photosynthetic pigments के बारे में स्टडी किया है। तो जो photosynthetic pigments होते हैं ये photosynthetic organisms के अंदर बेसिकली ये photosystems की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट? सो जो photosystem होता है, photosystem के दो मेजर पार्ट्स हैं। You have got the antenna complex and you have got the reaction center. अब जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसमें क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और रिएक्शन सेंटर को चैनलाइज करना। और उसके बाद फिर जो रिएक्शन सेंटर है, नाम से ही जाहिर है ये वो साइट है जहां पे मेनली रिएक्शन होना है। तो इस बेसिकली रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए खुद ही रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि क्लोरोफिल ए पे ही फोटोसिंथेसिस का जो मेन रिएक्शन है वो होना है। और बेसिकली इसका काम क्या है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि मे बी सनलाइट को एटीपी और NADPH2 में कन्वर्ट करना, ये इसका काम है रिएक्शन सेंटर का। इसमें एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है, जो क्लोरोफिल ए है आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का भी पार्ट है और ये रिएक्शन सेंटर भी है। तो बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स ये बहुत सारे कह लें कि वेवलेंथ्स को ये अब्सॉर्ब भी कर रहा है, राइट? और एज पार्ट ऑफ रिएक्शन सेंटर ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल ए ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में है या रिएक्शन सेंटर में है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? ये इन दोनों में प्रेजेंट है, राइट? सो दिस इज अबाउट द फोटोसिस्टम। अब फोटोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हैं। फोटोसिस्टम्स दो तरह के होते हैं। वी हैव गॉट द फोटोसिस्टम 1 एंड द फोटोसिस्टम 2। अब जो फोटोसिस्टम 1 है इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो कि लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है मैक्सिमली किस वेवलेंथ में? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को, राइट? जबकि फोटोसिस्टम जो 2 है इसमें भी क्लोरोफिल ए ही है, राइट? सो फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों में है क्लोरोफिल ए ही, लेकिन जो फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड क्लोरोफिल है ये मैक्सिमली उस लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है। सो ये एग्जाम के लिए हाई यील्ड मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स हैं कि फोटोसिस्टम जो 1 है मैक्सिमली किस वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा? आंसर इज 700 नैनोमीटर। और फोटोसिस्टम 2 मैक्सिमली किस वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा? बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी 680 नैनोमीटर। सो दीज आर मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स। आई वांट यू टू मेमोराइज दीज फैक्ट्स फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम। सो यू सीन हियर, अब इस फोटोग्राफ में फोटोसिस्टम्स ओवरऑल आपको दिखाया गया कि किस तरह से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो फोटोसिस्टम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हैं, अरेंज्ड हैं। सो अब जस्ट इमेजिन करें दैट यू आर लुकिंग एट अ ट्री,
अब एक ट्री है, उस ट्री में यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द ट्री। अब जो ग्रीन पार्ट है, अब उस ग्रीन पार्ट में अब आप सेल्स पे फोकस करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल अब लीफ है तो लीफ के सेल्स के ऊपर फोकस करना शुरू करें। इसके अंदर लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं। अब मेसोफिल सेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर अल्टीमेटली क्लोरोफिल ने प्रेजेंट होना है, राइट। सो यू सीन हियर कि एक प्लांट है, मे बी ओवरऑल एक प्लांट है, उस प्लांट के डिफरेंट सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर क्या है, वी हैव गॉट द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद फिर बंडल्स ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेना, राइट। और उसके बाद अगर हम किसी भी एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को लेके उसको एनलार्ज करके अगर हम देखें तो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्बेडेड होता है वो क्या होता है, दैट इज द फोटोसिस्टम। सो फोटोसिस्टम कहां पे प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम बेसिकली आप कह लें कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो हैं, जो कि ग्रेना का पार्ट है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर एम्बेडेड फोटोसिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, ऑलराइट। और अल्टीमेटली जो ग्रेना है ये किसके स्ट्रक्चर के अंदर है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर है। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रेजेंट है इन all those cells of the plant which are involved in the photosynthesis. ऑलराइट, सो अब अगर आप गौर करें, फोटोसिस्टम के ऊपर गौर करें तो इस फोटोसिस्टम में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। इसके अंदर एक तो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो यू हैव गॉट द एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे के सारा हमारे पास क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है जिसने डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करना है। और से यहाँ पे ये हमारे पास क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए ये पार्ट है किसका, एंटीना कॉम्प्लेक्स का भी, और ये रिएक्शन सेंटर भी है। तो अब देखें क्लोरोफिल ए डायरेक्टली भी ओवरऑल वेवलेंथ्स को ट्रैप करेगा या लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, और इसके अलावा बाकी जो पिगमेंट्स हैं ये जिन भी वेवलेंथ्स को ट्रैप करेंगे अल्टीमेटली इनकी जो एनर्जी है वो फ्लो करेगी टू द क्लोरोफिल ए, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का वहां पे होना है। और क्लोरोफिल ए जो है ये फिर एसोसिएटेड होता है विद द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। सो ये जो है ये अरेंजमेंट होती है एक क्लासिक फोटोसिस्टम की। सो एक फोटोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, एक फोटोसिस्टम के अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्लोरोफिल ए और एसेसिव पिगमेंट शामिल हैं। सेकेंडली उसमें रिएक्शन सेंटर है जिसमें क्लोरोफिल ए बेसिकली ये रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड इवन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है इन फोटोसिस्टम। सो आई होप दैट यू हैव डेवलप्ड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोटोसिस्टम। अब आप जरा सोच सकते हैं जब लाइट स्ट्राइक कर रही है बेसिकली प्लांट के ऊपर तो वो एक्चुअली ट्रैप कहां पे हो रही है, जो ग्रीन पार्ट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं, और मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना है, और ग्रेना के अंदर जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, और मेम्ब्रेन्स के अंदर जो एम्बेडेड फोटोसिस्टम्स हैं, और फोटोसिस्टम्स के अंदर जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली वो वेवलेंथ्स वहां पे स्ट्राइक कर रही हैं, लाइट वहां पे स्ट्राइक कर रही है, और वहां से वो अब्सॉर्ब हो रही है, और वहां से वो ट्रैप होकर अल्टीमेटली कह लें कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो रही है, राइट। सो दिस इज अबाउट द फोटोसिस्टम्स। सो ये एक और फोटोग्राफ है फोटोसिस्टम की। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन सेंटर है, लाइक वी हैव गॉट द रिएक्शन सेंटर, राइट। और इसमें ये क्लोरोफिल ए है, और इसके अलावा एसेसिव पिगमेंट्स भी हैं, और फिर यू कैन सी हियर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। और इस फोटोग्राफ में ये दिखाया गया है कि लीव्स जो हमें ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं। तो अब देखेंगे व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स होते हैं, लाइक यू कैन सी द ब्लू इज देयर, ग्रीन इज देयर एंड रेड इज देयर। तो जो ब्लू है और रेड है ये तो अब्सॉर्ब हो रही हैं, राइट। जबकि जो ग्रीन लाइट है ये जो ओवरऑल लीव्स हैं उनमें चूंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो ग्रीन लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो ग्रीन लाइट जो वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए हमें जो लीव्स हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्लू और रेड वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब हो गई और ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए प्लांट लीव्स का जो कलर है हमें वो ग्रीन दिखाई देता है। अगर ऐसा होता कि ग्रीन की बजाय रेड या ब्लू वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट होती और ग्रीन अब्सॉर्ब हो जाती, तो फिर लीव्स का कलर भी रेड या ब्लू हो सकता था, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, वो ग्रीन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। सो ये एक रीजन है कि प्लांट लीव्स जो है वो आपको ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, हमने इसको डिस्कस किया है। So that's all about the prerequisites of photosynthesis, और अब हम डिस्कस करने लगे हैं the reactions of photosynthesis in detail.
So here we have got a question. In photosynthesis, water is actually used during. A option is light reaction, B option is chemiosmosis, C option is Calvin cycle, D option is dark reaction, and the best response to this question is light reaction alpha. Another question, which of the following is not involved in cyclic pathway of light reaction? A option is cytochrome complex, B option is photosystem 2, C option is ferredoxin, D option is primary electron acceptor, and the best response to this question is beta, that is photosystem 2, जो कि cyclic pathway of light reaction में involved नहीं है. Another question, which of the following is considered as water splitting photosystem? Photosystem 1, photosystem 2, P680 or P700. So best response to this question is photosystem 2. ये basically water splitting photosystem है. इस question की भी reasoning को हम आगे चल के discuss करते हैं. Another question, in Z scheme, plastocyanin transfer its electrons to plastoquinone or ferredoxin or photosystem 1 or photosystem 2, and the best response to this question is photosystem 1. अभी जब हम जी स्कीम को डिटेल से डिस्कस करेंगे सो वहां पे इस क्वेश्चन की रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे. अनदर क्वेश्चन, इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, primary acceptor associated with photosystem 1 transfers its electrons to. A option is NADP reductase, B option is cytochrome complex, C option is photosystem 1, and D option is ferredoxin. And the best response to this question is ferredoxin. Another question, in case of cyclic photophosphorylation, primary electron acceptor transfers its electrons to. पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था इसमें इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिस्कस किया था, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू, एंड वी हैव गॉट ऑप्शंस. A option is NADP reductase, B option is cytochrome complex, C option is photosystem 1, and D option is ferredoxin. So best response to this question even that is ferredoxin. Maybe this would sound like paradoxical to you, wrong to you, लेकिन इस क्वेश्चन की रीजनिंग को भी आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. Another question, during cyclic or non-cyclic pathway of light reaction, energy is produced due to electrons moving through electron transport chain. This energy is used to pump protons from thylakoid space to stroma, stroma to thylakoid space, or thylakoid space to cytoplasm, or cytoplasm to chloroplast. And the best response to this question is stroma to thylakoid space. कि basically non-cyclic pathway में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से थैलाकोइड स्पेस में पंप करने के लिए यूज होती है. बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा. और इस क्वेश्चन की रीजनिंग को भी अभी हम जब फॉर कीमियोस्मोसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको डिटेल से देखेंगे. सो दिस इज द बिग पिक्चर ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ. सो बेसिकली अब जस्ट इमेजिन करें कि सेल के अंदर ये एक ऑर्गेनेली है, लाइक ये क्लोरोप्लास्ट है. सो मे बी प्लांट के मेसोफिल, प्लांट लीफ के मेसोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट. इस यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है. हियर यू हैव गॉट द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, अनदर थैलाकोइड मेम्ब्रेन, और ये पूरे का पूरा जो पाइल है थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स का कोलेक्टिवली इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रेनम. सो ये हमारे पास आ गया है एक ग्रेनम, और ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स हैं इनके ऊपर एम्बेडेड बेसिकली क्या है, इनके ऊपर एम्बेडेड फोटो सिस्टम है. ऑलराइट. सो इसमें और उसके बाद फिर यू सीन हियर कि उसके बाद फिर इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, वी हैव गॉट दिस फ्लूइड जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा, राइट. सो अब इसमें जो ग्रेना है इन द क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली ये वो साइट है जहां पे लाइट रिएक्शन होना है, जबकि जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का ये वो साइट है जहां पे डार्क रिएक्शन होना है. सो अब ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है इसके दो मेजर रिएक्शंस हैं, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है, राइट. सो जो लाइट रिएक्शन है इसने होना है ग्रेना पे, और डार्क रिएक्शन ने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होना है. दैट इज द मेजर साइट. सो जो साइट्स हैं इन रिएक्शंस की दे आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. सेवरल टाइम्स पहले इनको टेस्ट भी किया जा चुका है. सो यू सीन हियर कि बेसिकली अब हम अगर लाइट रिएक्शन को देखें तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर यूटिलाइज हो रहा है, लाइट एनर्जी ट्रैप हो रही है,
और इस रिएक्शन में बेसिकली एटीपी और NADPH प्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है। सो इस बिग पिक्चर से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अराइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर किस रिएक्शन में यूज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आंसर इज लाइट रिएक्शन। उसके बाद फिर लाइट रिएक्शन किस जगह पे होता है, आंसर इज ग्रेना। और उसके बाद फिर ऑक्सीजन किस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आंसर इज अगेन लाइट रिएक्शन, राइट। और अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट्स आपको कौन सी मिलती हैं, तो यू सीन हियर एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, राइट। और अब ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू द केमिकल एनर्जी। देखेंगे जो सनलाइट की जो एनर्जी है इसको इसने कन्वर्ट कर दी है ATP और NADPH में, और ये दोनों केमिकल एनर्जी की फॉर्म्स हैं। ऑलराइट, अब जो ATP और NADPH है बेसिकली इन दोनों की इनपुट के साथ स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन कैरी आउट होगा, और डार्क रिएक्शन में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ने यूज होना है, और डार्क रिएक्शन ही वो रिएक्शन है जिसमें अल्टीमेटली आप कह लें कि ग्लूकोज ने बनना है, और उसके बाद फिर ग्लूकोज से आगे फर्दर दूसरी प्रोडक्ट्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह ने बनना है, राइट। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस रिएक्शन में कंज्यूम होती है, सो आंसर इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन किस जगह पे होता है, आंसर इज स्ट्रोमा। और ग्लूकोज किस रिएक्शन में बनता है, आंसर इज डार्क रिएक्शन में। सो अब देखें कि ये जो और इसके डार्क रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी है अब देखेंगे ये लाइट रिएक्शन से आ रही है, राइट। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और डार्क रिएक्शन जो है ये केमिकल एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सो यू कैन से कि डार्क रिएक्शन इट्स कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू द फूड एनर्जी। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आप जरा ये समझ लें कि जो डार्क रिएक्शन है ये डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे, राइट। इट्स डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन। इफ देयर वुड बी नो लाइट रिएक्शन देयर वुड बी नो डार्क रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी इनपुट है डार्क रिएक्शन की वो कहां से आ रही है, वो लाइट रिएक्शन से आ रही है। इफ देयर वुड बी नो एनर्जी, right, so as to drive this dark reaction there would be no reaction, right। so dark reaction को हम केल्विन साइकिल का नाम भी दे देते हैं। एनीवेज, सो ये तो थी बिग पिक्चर। ओवरऑल जूम आउट करके मैंने बिग पिक्चर से आपको ओवरऑल कह लें कि फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया है, और इसमें से जो ओवरऑल ग्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आपको बताया है। अभी हम इन रिएक्शंस की निटी ग्रिटी में जाएंगे, इनको बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे, और बहुत फाइन क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं हम उनके साथ रिलेट करके चीजों को स्टडी करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। अब फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं इनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ वेदर लाइट इज रिक्वायर्ड और नॉट दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर तो रिएक्शंस के लिए लाइट रिक्वायर्ड हो हम कहते हैं ये है लाइट रिएक्शन, अगर लाइट रिक्वायर्ड ना हो हम कहते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। अब देखिए यहां पे कीवर्ड क्या है, रिक्वायर्ड। यहां पे वर्ड प्रेजेंट नहीं है, वर्ड प्रेजेंट नहीं है, रिक्वायर्ड है। सो लाइट रिएक्शन क्यों लाइट रिएक्शन है, क्योंकि इनके लिए इनको ड्राइव करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है। और डार्क रिएक्शन क्यों डार्क रिएक्शन है, क्योंकि इसको ड्राइव करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। अब यहां पे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट डू यू थिंक, जो लाइट रिएक्शन है मैक्सिमल पेस पे ये कब कैरी आउट हो रहा होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द आफ्टरनून, और इवनिंग टाइम पे। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमल पेस पे लाइट रिएक्शन तब हो रहा होगा जब बेसिकली कह लें कि दोपहर का टाइम है, जब नून है, जब सनलाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, राइट, उस वक्त मैक्सिमल पेस पे लाइट रिएक्शन हो रहा होगा। नाउ व्हाट इफ आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू रिगार्डिंग द डार्क रिएक्शन, कि डार्क रिएक्शन मैक्सिमल पेस पे किस वक्त हो रहा होगा, इन द मॉर्निंग, इन द नून, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। तो नाम इसका है डार्क रिएक्शन। तो इससे लगता यह है कि अगर डार्क रिएक्शन है तो ये डार्क में ज्यादा स्पीड से हो रहा होगा, लेकिन अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि डार्क रिएक्शन के लिए भी जो एनर्जी इनपुट आनी है वो लाइट रिएक्शन से आनी है। तो इवन डार्क रिएक्शन भी मैक्सिमल पेस पे उसी वक्त हो रहा होगा जिस वक्त लाइट रिएक्शन हो रहा होगा। तो ये पैराडॉक्सिकल फैक्ट है कि डार्क रिएक्शन भी मैक्सिमल पेस पे नून यानी कि दोपहर के टाइम पे ही कैरी आउट हो रहा होगा। सो लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन के कई सारे नेम्स हैं। आई वांट टू डू मेमोराइज ऑल दीज नेम्स, क्योंकि
एग्जाम में ऑप्शंस में या स्टेटमेंट में कोई भी नेम अपीयर हो सकता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है अगर अल्टरनेटिव नेम्स हैं किसी भी टर्मिनोलॉजी के, मैं वो भी आपको सारे के सारे देने की कोशिश करता हूं। सो डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, हम इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन या C3 फिक्सेशन भी कहते हैं। दे ऑल एक्चुअली मीन द सेम। अब देखें कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है या जो लाइट रिएक्शन है, बेसिकली लाइट रिएक्शन इसका काम क्या है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम सोलर पावर दैट इज फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। यानी कि इसमें आप सिंपली ये कह लें कि लाइट रिएक्शन ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि लाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को ATP और NADPH में कन्वर्ट करता है। और बेसिकली लाइट रिएक्शन होता कहां पे है, ये होगा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे, जो कि अल्टीमेटली ग्रेना बना रही हैं। और लाइट रिएक्शन इसके दो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। सो दो तरीके से लाइट रिएक्शन कैरी आउट किया जा सकता है। एक हमारे पास साइक्लिक पाथवे है और दूसरा नॉन साइक्लिक पाथवे है। इन दोनों पाथवेज को हम आगे चल के अभी डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें डार्क रिएक्शन को, तो डार्क रिएक्शन इट यूजेस एनर्जी जो कि लाइट रिएक्शन से आई है, केमिकल एनर्जी ATP एंड NADPH from light reaction to make sugar। so simply dark reaction में क्या होना है कि जो केमिकल एनर्जी है that is ATP and NADPH, इन केमिकल एनर्जी से को कन्वर्ट किया जाएगा into the food energy that is sugar, maybe glucose, right। so simply आप कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और इसके नतीजे में लाइट एनर्जी ने कन्वर्ट होना है into केमिकल एनर्जी। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके नतीजे में केमिकल एनर्जी ने कन्वर्ट होना है इनटू द फूड एनर्जी। और जो केमिकल एनर्जी है बेसिकली जो डार्क रिएक्शन में कंज्यूम हो रही है, दैट्स आल्सो कमिंग फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन ये लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। और जो मेजर साइट है डार्क रिएक्शन की दैट इज स्ट्रोमा। सो दिस इज वेरी वेरी हाई यील्ड फैक्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम। सो एग्जाम आपसे ओवरऑल इन रिएक्शंस की लोकेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक कि लाइट रिएक्शन कहां पे हो रहा है। तो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। इफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स इज नॉट ऑन द लिस्ट, मे बी फिर आप ग्रेना को पिक कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर कैरी आउट हो रहा है। सो लोकेशंस दे आर प्रेटी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, फॉर द एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिकली। डियर स्टूडेंट, अब हम इस सिंपल मॉडल की मदद से जो लाइट रिएक्शन के डिफरेंट पाथवेज हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। अब जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक पोल है। सो हियर यू हैव गॉट अ पोल और इस पोल की टॉप पे ये एक लड़का खड़ा हुआ है और ये बॉटम पे भी एक लड़का खड़ा है। इसके हाथ में बॉल है और ये लड़का इस बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है और ये जो लड़का इस बॉल को कैच करता है। और आपको पता है कि जब इसने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला तो इसके अंदर बेसिकली एनर्जी स्टोर हो गई, विच इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फिर ये जो लड़का है ये जब इस बॉल को फ्लो कराएगा अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे इसके साथ एसोसिएटेड जो है वो ये टरबाइन है, ये एसोसिएटेड टरबाइन है। तो बेसिकली अब इस बॉल की वजह से ये टरबाइन जो है इसने रोटेट होना है, जिसकी वजह से आप कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद फिर ये जो बॉल है ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ये नीचे आ गई है। अब इसको इस लड़के ने उठाया है इस बॉल को और उसके बाद फिर अब ये दोबारा फिर इसको ऊपर की तरफ उछालता है। ये दूसरा लड़का इस बॉल को कैच करता है और कैच करके इस पोल के साथ, जो कि एक और सेकंड पोल के खड़ा हुआ है, सो ये दिस इज द सेकंड पोल हेयर, तो इस पोल के साथ जो ये एक बकेट एसोसिएटेड है ये इस बॉल को इस बकेट के अंदर डंप कर देता है, राइट। सो इसमें आपने देखा कि किस तरह से ओवरऑल जो बॉल है, अब पहले एक लड़के ने वो एक खंबे पे खड़े लड़के को पकड़ाई और उसने जब बॉल को इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग फ्लो कराया उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई। फिर एक और लड़के ने क्या किया, बॉल को उठा के जब अपवर्ड्स उछाला तो दूसरे लड़के ने उसको पकड़ के इसके अंदर डंप कर दिया। अब आप जस्ट अज्यूम करें कि ये जो लड़का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फोटॉन्स, ये फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बॉल है बेसिकली ये क्लोरोफिल के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जो ये लड़का है जो पोल की टॉप पे खड़ा है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेसिकली ये जो पोल 1 है, यू कैन से कि ये फोटो सिस्टम
2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद फिर ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ओवरऑल ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रिप्रेजेंट कर रही है। और बेसिकली ये जो टर्बाइन है ये एनर्जी या एटीपी जनरेटिंग सिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके बाद फिर जो ओवरऑल आप कह लें कि जो ये वाला लड़का है ये भी अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। और ये जो सेकंड पोल है बेसिकली ये फोटो सिस्टम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बकेट है बेसिकली ये NADP को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑलराइट, अब आप देखें कि ओवरऑल जब लाइट स्ट्राइक करेगी फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। एक्साइट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके वो एनर्जी गेन करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा जिसको वाटर की फोटोलाइसिस के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो उस होल को आगे फिल करेंगे। जबकि वाटर से अल्टीमेटली जो प्रोटॉन्स आए हैं, राइट, और उसके बाद फिर जो ऑक्सीजन आई है, राइट, जो हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप कह लें क्या है, सो ये अल्टीमेटली ये वाटर की फोटोलाइसिस के नतीजे में ये कंपोनेंट्स ये जनरेट हो गए हैं। और ये जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन्स हैं, बेसिकली बाद में यही प्रोटॉन्स NADP को रिड्यूस करने में यूज होंगे और ये जो ऑक्सीजन है इसने एनवायरनमेंट में रिलीज होना है। ऑलराइट, अब देखें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलोंग। और जब हाई से लो एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, उसी एनर्जी को यूज करते हुए ATP जनरेटिंग सिस्टम ने ATP जनरेट कर देनी है। उसके बाद फिर अब देखें कि अब वही इलेक्ट्रॉन्स अब दूसरे फोटो सिस्टम के पास जब गए, अब दोबारा यहाँ पे फोटॉन्स जो वो स्ट्राइक किए, राइट, दोबारा फोटॉन स्ट्राइक किए, ये भी फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है लड़का। इससे इलेक्ट्रॉन्स दोबारा एक्साइटेड हुए और उनको इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट किया, राइट, और उसने फिर क्या किया, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NADP को दे दिए। सो NADP के साथ जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे प्लस जब ये जो प्रोटॉन्स जनरेट हुए थे प्लस इसके पास वो वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये भी आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग द NADPH2। और देखें कि बेसिकली ये जो नॉन साइक्लिक पाथवे है इसके नतीजे में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आई हैं। एक हमारे पास ATP आई है एंड सेकेंडली हमारे पास NADPH2 आया है। और यही 2 मेजर प्रोडक्ट्स हैं किसकी, यही 2 मेजर प्रोडक्ट्स हैं इसकी लाइक जी स्कीम की या फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के नॉन साइक्लिक पाथवे की, राइट। तो ATP एंड द NADPH2 और इसके अलावा साथ ऑक्सीजन भी आती है। अब थ्रू द सेम टोकन हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी साइक्लिक पाथवे की भी। अब जस्ट इमेजिन करें कि ये जो फोटो सिस्टम 1 है इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये अपनी बॉल को इस बकेट में डालने की बजाय ये दोबारा नीचे की तरफ फेंक देता है, राइट, और उसके बाद फिर ये लड़का दोबारा इसको ऊपर की तरफ फेंकता है और यहाँ पे दरमियान में आप कह लें कि जो एनर्जी जनरेटिंग मिल लगी हुई है, तो बेसिकली एक साइक्लिक फैशन में इसका मतलब है कि एनर्जी इससे जनरेट की जा सकती है। सेम आइडिया साइक्लिक पाथवे के केस में भी है। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, अब सीन हियर, जब फोटॉन स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लॉन्ग जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। उस एनर्जी को यूज करते हुए अल्टीमेटली ATP प्रोड्यूस कर दी जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दोबारा फोटॉन्स की मदद से एक्साइटेट कर दिया जाएगा। इस तरह से साइक्लिक पाथवे में साइक्लिक फैशन में आप कह लें कि ATP जो वो जनरेट हो रही है, राइट। सो ये एक ओवरव्यू था, एक ग्राफिकल फोटोग्राफ की मदद से मैंने आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवेज टीच किए हैं। अब हम एक स्पेसिफिक फोटोग्राफ से भी जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवेज हैं उनको डिस्कस करते हैं। वेल, this photograph is summarizing the cyclic and the non-cyclic pathways, right? So इसमें आप देख सकते हैं कि left hand side पे we have got the non-cyclic photophosphorylation and right hand side पे we have got the cyclic photophosphorylation। अब हम इनको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो you see here, यहाँ पे हमारे पास है photosystem 2। So this is the photosystem 2 which is having the peak absorption of 680 nanometer। और ये फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है हमारे पास ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, राइट। और उसके बाद फिर हियर वी हैव गॉट द फोटो सिस्टम 1, राइट, व्हिच इज हैविंग द पीकर अब्जॉर्प्शन ऑफ 700 नैनोमीटर और इसके साथ ये एसोसिएटेड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि
फोटो सिस्टम 2 के साथ अल्टीमेटली एसोसिएटेड आगे जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन्स हैं, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, फिर प्लास्टोसियानिन है। ऑलराइट, अब इसमें देखें कि ओवरऑल जब फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे क्लोरोफिल के ऊपर, फोटॉन स्ट्राइक करेंगे क्लोरोफिल के ऊपर, याद रखिएगा ये फोटो सिस्टम की बात हो रही है। सो बेसिकली फोटो सिस्टम्स कहां पे प्रेजेंट हैं? दे आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड, इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। सो जब फोटॉन्स इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या लेंगे अल्टीमेटली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, और जिसके नतीजे में हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा जो कि एनवायरनमेंट में चला जाएगा। 2 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि बाद में चल के NADP को रिड्यूस करेंगे, और इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था क्लोरोफिल में, अल्टीमेटली उसको वो जाके फिल करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जब ये इनके ऊपर फोटॉन स्ट्राइक किए, ये हाई एनर्जी स्टेट में गए, इनको एक्सेप्ट किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा दिया अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स गए प्लास्टोक्विनोन्स पे, उसके बाद फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, और लास्ट पे फिर प्लास्टोसियानिन पे गए। और उसके बाद फिर सीन है ये जो ओवरऑल प्लास्टोसियानिन से फिर जो यही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटो सिस्टम 1 के पास चले गए, वहां पे दोबारा फिर इनके ऊपर फोटॉन्स जो है वो स्ट्राइक किए, और दोबारा फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेट हुए, और अल्टीमेटली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इनको एक्सेप्ट किया, और उन्होंने फिर ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, किसको? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिए फेरिडॉक्सिन को, और फेरिडॉक्सिन ने ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे दिए NADP रिडक्टेज को, जिसने NADP प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके अल्टीमेटली NADPH2 जनरेट करवा दिया। सो ये है बेसिकली नॉन साइक्लिक पाथवे। अब इसके अंदर इसमें से आपसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम कौन सा है? यू सीन हियर फोटो सिस्टम 2 वाटर स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम है। फिर NADPH प्रोड्यूसिंग फोटो सिस्टम कौन सा है? तो जो फोटो सिस्टम 1 है ये NADPH प्रोड्यूसिंग फोटो सिस्टम है। फिर फोटो सिस्टम 2 की पीकल अब्जॉर्प्शन कितनी है? 680। फोटो सिस्टम 1 की कितनी है? 700। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो किस फोटो सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? तो आप देख सकते हैं फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है, राइट। और इसी तरह से एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, जो कि फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? प्लास्टोक्विनोन्स को। प्लास्टोक्विनोन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देंगे? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देने हैं? प्लास्टोसियानिन को। और प्लास्टोसियानिन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देने हैं? अल्टीमेटली इसने फिर फोटो सिस्टम 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, एंड सो ऑन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो सीक्वेंस है, ये एग्जाम के लिए प्रेटी इंपॉर्टेंट है, आपने सीक्वेंस को मेमोराइज करना है। सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन्स तक, वहां से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वहां से प्लास्टोसियानिन, वहां से फिर ओवरऑल फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और अल्टीमेटली फिर ये जाएंगे टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 1, जहां से फिर इलेक्ट्रॉन जाना है किसके पास? फेरिडॉक्सिन के पास, और फेरिडॉक्सिन से अल्टीमेटली जाना है NADP रिडक्टेज के पास, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो एग्जैक्ट फ्लो है कि किस एंटिटी से इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर किस एंटिटी के पास जा रहे हैं, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है कि क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो इसमें आप देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो एनर्जी तक फ्लो कर रहे होते हैं, इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्लास्टोक्विनोन्स हाईएस्ट एनर्जी पे हैं, प्लास्टोसियानिन्स जो वो लोएस्ट एनर्जी पे हैं। जब ये हाई से लो एनर्जी की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं। इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अल्टीमेटली ATP जनरेट कर दी जाती है वाया द प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कीमियोस्मोसिस। सो इसकी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या हमारे पास आया? एक हमारे पास ATP आई, एंड सेकेंडली वी गॉट द NADPH, राइट। सो ATP और NADPH, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, सो ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं किसकी? नॉन साइक्लिक पाथवे ऑफ द लाइट रिएक्शन की। ऑलराइट, और इसके बरक्स अगर आप साइक्लिक पाथवे को देखें तो साइक्लिक पाथवे में क्या हो रहा है? बेसिकली साइक्लिक पाथवे में ये हो रहा है कि जब लाइट स्ट्राइक करती है क्लोरोफिल पे, राइट, तो फोटो सिस्टम पे, तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा? क्लोरोफिल पे जब लाइट स्ट्राइक की तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, वहां से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लॉन्ग फ्लो किए, जिसमें अगेन वी हैव गॉट द फेरिडॉक्सिन, देन द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन द प्लास्टोसियानिन, और वहां से दोबारा फिर वो वापस आ गए किसके पास? वो क्लोरोफिल के पास आ गए, मे बी क्लोरोफिल ए के पास आ गए, और जो कि रिएक्शन सेंटर है।
और दोबारा फिर वो एक्साइटेड हो सकते हैं। इस तरह साइक्लिक फैशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्टीमेटली फ्लो करते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो एनर्जी की तरफ आएंगे तो दे वुड रिलीज एनर्जी, जिसको यूटिलाइज करते हुए ATP बना दी जाएगी। सो यू सीन हियर नॉन साइक्लिक पाथवे इसलिए नॉन साइक्लिक है क्योंकि नॉन साइक्लिक वे में ये रन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रीयूज नहीं हो रहे। साइक्लिक पाथवे साइक्लिक बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीयूज हो रहे हैं इन अ साइक्लिक फैशन। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो नॉन साइक्लिक पाथवे में दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, फोटो सिस्टम 2 and 1 इन द सेम सीक्वेंस, जबकि साइक्लिक पाथवे में जस्ट एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। इसमें अगर आप गौर करें तो फोटो सिस्टम 1 जो है बेसिकली ये नॉन साइक्लिक पाथवे और साइक्लिक पाथवे दोनों में अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, फेरिडॉक्सिल में। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कि नॉन साइक्लिक पाथवे में फोटो सिस्टम 1 अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा और साइक्लिक पाथवे में अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फेरिडॉक्सिल के पास आ रहे हैं, राइट। सो ओवरऑल फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो नॉन साइक्लिक पाथवे के नतीजे में हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आई हैं, वी हैव गॉट द ATP, द NADPH2 एंड ऑक्सीजन। जबकि साइक्लिक पाथवे के नतीजे में वी गॉट जस्ट ATP, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन और द NADPH2। सो ये बेसिकली कोरिलेट करके मैंने आपको अब जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवेज हैं इसके लाइट रिएक्शन के वो मैंने बताए हैं। लेकिन अब यहां पे एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि देयर आर 2 पाथवेज, तो क्या एट सेम टाइम ये दोनों पाथवेज चल रहे होते हैं या किसी एक आध पाथवे की प्रेफरेंस है, या मे बी एक पाथवे रूटीन में हो रहा होता है और दूसरा कभी कभार होता है, राइट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज कि जो नॉन साइक्लिक पाथवे है, नॉन साइक्लिक पाथवे दिस इज अ रूटीन पाथवे। ये रूटीन पाथवे है, अमूमी तौर पे नॉन साइक्लिक पाथवे से ही लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जब साइक्लिक पाथवे ऑन किया जाता है, वो सिचुएशन क्या है, हमने अभी स्टडी क्या किया कि बेसिकली ATP और NADPH2 इन दोनों ने इकट्ठे जाना होता है इनटू द डार्क रिएक्शन। अगर ATP फर्ज करें कि सेल में कहीं और कंज्यूम हो गई, यू गॉट एक्स्ट्रा NADPH2, राइट। अगर एक्स्ट्रा NADPH2 अब हमारे पास है तो अकेला जो NADPH2 है it cannot be utilized in the dark reaction. So nature has to devise a mechanism जिससे ATP को रीजनरेट करके दोनों के बैलेंस को रीगेन किया जा सके, फिर दोनों को दोबारा डार्क रिएक्शन में स्ट्रेट अवे यूज किया जा सके, राइट। सो बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो, जब कह लें कि ATP जो है, ATP की कंसंट्रेशन NADPH की कंसंट्रेशन से कम हो, NADPH की कंसंट्रेशन से कम हो, तो उस वक्त फॉर सेक ऑफ कंपनसेशन, फॉर सेक ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली ATP विदाउट प्रोड्यूसिंग NADPH2, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है तो इसके जरिए लाइट रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है ताकि दोबारा फिर स्मूथ वे में आगे जो डार्क रिएक्शन है उसको आगे फर्दर कैरी आउट किया जा सके। सो बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ माय डिस्कशन इज द नॉन साइक्लिक पाथवे इज अ रूटीन पाथवे and cyclic pathway is a compensatory pathway. So I hope that you have developed a good understanding of the non-cyclic and the cyclic pathways. तो अब हम इस टेबल की मदद से नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवेज के जो हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स हैं इनको सम अप भी करते हैं। हम डिटेल में नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवेज को तो स्टडी तो कर चुके हैं, अब हम इनको सम अप करते हैं। सो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में वी हैव गॉट द फीचर, इन द सेकंड कॉलम वी हैव गॉट द नॉन साइक्लिक पाथवे, इन द थर्ड कॉलम वी हैव गॉट द साइक्लिक पाथवे। अब इलेक्ट्रॉन रीयूज होते हैं या नहीं होते, तो नॉन साइक्लिक पाथवे के केस में हमने क्या स्टडी किया है, रीयूज नहीं होते, और साइक्लिक के केस में दे आर रीयूज। तभी तो नॉन साइक्लिक को हमने नॉन साइक्लिक कहा है और साइक्लिक को हमने साइक्लिक कहा है इलेक्ट्रॉन रीयूज की बेस पे। अब फोटो सिस्टम्स जो है 2 and 1 इन द सेम सीक्वेंस इन्वॉल्व है इन द नॉन साइक्लिक पाथवे, जबकि फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है इन द साइक्लिक पाथवे। उसके बाद फिर थर्डली रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर दे आर हैविंग पीक अब्जॉर्प्शन ऑफ 680 and 700 इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक, जबकि इट्स हैविंग द पीक अब्जॉर्प्शन ऑफ 700 इन केस ऑफ साइक्लिक पाथवे, जैसे अभी हमने फोटोग्राफ में भी डिस्कस किया था। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉन साइक्लिक पाथवे के नतीजे में यू आर गेटिंग ATP एंड NADPH2, और इवन साथ जब वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है जिसने एनवायरनमेंट में रिलीज होना होता है, जबकि साइक्लिक पाथवे में ना तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है और ना ही NADPH2 की प्रोडक्शन है, ओनली एंड ओनली ATP इज प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद अगर आप देखें लेंथ को, तो हमने अभी ये डिस्कस किया और देखा भी है कि नॉन साइक्लिक पाथवे ये एक लॉन्ग पाथवे है, जबकि साइक्लिक पाथवे ये एक शॉर्ट पाथवे है। और अकरेंस के हवाले से अगर हम देखें तो जो नॉन साइक्लिक पाथवे है ये एक रूटीन पाथवे है, राइट। रूटीनली जो लाइट रिएक्शन है वो
नॉन साइक्लिक पाथवे के जरिए कैरी आउट किया जा रहा होता है, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेकिन साइक्लिक पाथवे कब कैरी आउट किया जाएगा? जब एटीपी एनएडीपीएच से कम हो जाएगा, उस वक्त एज अ कंपनसेशन साइक्लिक पाथवे को ऑन किया जाएगा। जब एटीपी एनएडीपीएच का बैलेंस रीगेन होगा, साथ ही दोबारा साइक्लिक पाथवे को शट डाउन कर दिया जाएगा और नॉन साइक्लिक पाथवे से अगेन जो लाइट रिएक्शन है वो कंटिन्यूड रहेगा एंड सो ऑन। सो दिस इज अबाउट द लाइट रिएक्शन। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं यहां पे स्टेज पे, इन केस ऑफ कीमियोस्मोसिस ATP synthase pump synthesize ATP when protons diffuse from A option is thylakoid space to stroma, B option is stroma to thylakoid space, C option is thylakoid space to cytoplasm, D option is cytoplasm to chloroplast. So best response to this question is thylakoid space to stroma. राइट सो इस क्वेश्चन को पहले भी मैंने आपसे पूछा था, यहां पे दोबारा आपसे ये क्वेश्चन पूछा है बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कीमियोस्मोसिस, सो यू हैव टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट कि बेसिकली एटीपी सिंथेस पंप जो है वो ओवरऑल वो एटीपी सिंथेस पंप कब एटीपी बनाएगा? जब प्रोटॉन्स थैलाकोइड स्पेस से स्ट्रोमा में जाएंगे तब वो एटीपी बनाएगा। पहले इस क्वेश्चन का मैंने एक डिफरेंट वर्जन पूछा था, राइट वो एक डिफरेंट वर्जन पूछा था और वो थोड़ा सा इससे उसकी जो फ्रेजिंग थी वो डिफरेंट थी उस क्वेश्चन की। वेल नाउ लेट्स डिस्कस कीमियोस्मोसिस। बेसिकली लाइट रिएक्शन के दोनों पाथवेज में यानी कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवेज में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी कंपोनेंट्स, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं उस एनर्जी से किस तरह एटीपी जनरेट की जाती है, बेसिकली दैट्स जनरेटेड with the help of the process namely कीमियोस्मोसिस। सो सादा लफ्जों में कीमियोस्मोसिस क्या है? कीमियोस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसकी मदद से बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलोंग जो एनर्जी रिलीज करनी है इलेक्ट्रॉन्स ने उसको यूज करके एटीपी बनाई जानी है। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ सो एज टू डेवलप योर गुड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कीमियोस्मोसिस। अब जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये से क्लोरोप्लास्ट है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मे बी हमारे पास एक ग्रेनम है और इस ग्रेनम में मे बी ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो इस थैलाकोइड, ये जो थैलाकोइड है इसको बेसिकली एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया आपको, राइट। सो यू सीन हियर ये हमारे पास ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये आपको इसकी मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नजर आ रही है और इसकी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड यू हैव गॉट देन दिस फोटोसिस्टम 2 एंड देन दिस फोटोसिस्टम 1 और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, राइट। सो इसमें आप देखें कि जब लाइट स्ट्राइक करेगी फोटोसिस्टम 2 पे या फोटोसिस्टम 1 पे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेट होंगे और बाद में जब वो फ्लो करेंगे अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो जब वो हाई से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करेंगे दे वुड रिलीज एनर्जी और उस एनर्जी को कंज्यूम करते हुए जो स्ट्रोमा है, लाइक हियर वी हैव गॉट द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स जो हैं दे वुड मेक देयर वे इनटू द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड जिसको हम थैलाकोइड स्पेस भी कह देते हैं। और उसके बाद फिर अब ये कह लें कि जब ये प्रोटॉन्स जब ये मूव किए हैं फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड तो इन्होंने एनर्जी को कंज्यूम किया है और यही प्रोटॉन्स जब ये वापस जाएंगे फ्रॉम थैलाकोइड स्पेस और ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड इनटू द स्ट्रोमा तो ये एनर्जी को रिलीज करेंगे और उस एनर्जी को कंज्यूम करते हुए एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या करेगा, एटीपी जनरेट करवा देगा। सो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन स्ट्रोमा से थैलाकोइड स्पेस में आते हैं और जब थैलाकोइड स्पेस से बाहर जाते हैं तो उसी एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसको कंज्यूम करते हुए एटीपी सिंथेज एटीपी बना देगा। सो ये वो प्रोसेस है कीमियोस्मोसिस का जिससे एटीपी की जनरेशन होती है। सो कीमियोस्मोसिस इज द प्रोसेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वेदर ये फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस की ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है साइक्लिक नॉन साइक्लिक पाथवे की या ये सेलुलर रेस्पिरेशन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। दोनों ही तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में बेसिकली जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए मैकेनिज्म है वो कीमियोस्मोसिस ही होता है। अब कीमियोस्मोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम ए ऑप्शन इज थैलाकोइड स्पेस टू स्ट्रोमा, बी ऑप्शन इज स्ट्रोमा टू थैलाकोइड स्पेस, सी ऑप्शन इज थैलाकोइड स्पेस टू साइटोप्लाज्म एंड डी ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म टू क्लोरोप्लास्ट। सो इसमें अब देखें
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी रिलीज करेंगे, उन्होंने ओवरऑल वो जो एनर्जी है वो यूज की जाएगी टू पंप द प्रोटॉन्स फ्रॉम। यहाँ में पूछा ये गया है कि प्रोटॉन्स की पंपिंग जो है वो किधर से किधर को होगी। तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड स्पेस, जैसे कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं, राइट। कि लाइक यू सीन हेयर, बेसिकली इस फोटोग्राफ में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लॉन्ग जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी प्रोटॉन्स को किधर से किधर पंप करने के लिए यूज हो रही है। यू सीन हेयर स्ट्रोमा से ये इनटू द थैलाकॉइड स्पेस पंप करने के लिए यूज हो रही है। एंड अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन का ये एक वेरिएबल ही है। इन केस ऑफ कीमियोस्मोसिस एटीपी सिंथेज पंप सिंथेसाइजेस एटीपी व्हेन प्रोटॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम। अब बात आ गई कि एटीपी सिंथेज कब एटीपी बनाएगा, सो जब प्रोटॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं। ए ऑप्शन इज थैलाकॉइड स्पेस टू स्ट्रोमा, बी ऑप्शन इज स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड स्पेस, C option is thylakoid space to cytoplasm and D option is cytoplasm to chloroplast. And the best response to this question is thylakoid space to stroma. So सादा सी बात ये है, प्रोटॉन्स जब स्ट्रोमा से थैलाकॉइड स्पेस में आते हैं तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जब वो थैलाकॉइड स्पेस से वापस स्ट्रोमा में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी बनाई जाती है। सो दिस इज कीमियोस्मोसिस। अब डार्क रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे पहले कि हम डार्क रिएक्शन को इन डिटेल डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस। सो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग केल्विन साइकिल NADPH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय। A option is 3-phosphoglycerate, B option is glyceraldehyde 3-phosphate, C option is ribulose bisphosphate, and D option is 1,3-bisphosphoglycerate. And the best response to this question is 1,3-bisphosphoglycerate. इस क्वेश्चन की रीजनिंग को अभी हम डार्क रिएक्शन को डिस्कस करते हुए देखेंगे। Another question, number of ATPs produced during synthesis of one glucose molecule by Calvin cycle is. A option is 6, B option is 12, C option is 18 and D option is 0. And the best response to this question is 0. Basically Calvin cycle में ATP overall produce नहीं होनी, बल्कि उसमें तो ATPs utilize होती हैं. So best response is delta to this question. राइट, यहाँ पे पूछा गया है एटीपीज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो 0 एटीपीज बेसिकली प्रोड्यूस हो रही हैं। अनदर क्वेश्चन, नंबर ऑफ NADPH यूज्ड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने NADPH मॉलिक्यूल्स यूज होने हैं। ए ऑप्शन इज 6, बी इज 12, सी ऑप्शन इज 18, डी ऑप्शन इज 0 एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 12। अभी जब हम समराइज करेंगे केल्विन साइकिल को या डार्क रिएक्शन को, वहां जाके इस फैक्ट को हम रीइंफोर्स भी करेंगे। Another question, number of ATPs used, अब बात हो रही है यूज की, during reduction phase of Calvin cycle for synthesis of one glucose molecule is। अब reduction phase में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए जो ATP यूज हो रही है they are 12। So best response to this question would be beta। Another statement, enzymes for Calvin cycle are present in। A option is chloroplast, B option is grana, C option is stroma, D option is mesophyll। तो इसमें chloroplast भी एक राइट आंसर है, लेकिन stroma हमारे पास इससे भी ज्यादा प्रिसाइज आंसर है, क्योंकि प्रिसाइजली स्पीकिंग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में Calvin cycle के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द Calvin cycle। First of all, I want you to know that Calvin cycle it occurs in stroma। ये एक हाई यील्ड फैक्ट है कि Calvin cycle इसकी लोकेशन क्या है। तो इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ने यूटिलाइज होना है, और ये एक वेरी वेरी हाई यील्ड फैक्ट है विच आई वांट यू टू मेमोराइज दैट टू प्रोड्यूस वन ग्लूकोज इट टेक्स 2 टर्न्स एंड यूजेस 18 ATPs एंड 12 NADPH। राइट, सो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 टाइम्स Calvin साइकिल रन होगा, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATPs और 12 NADPH2s कंज्यूम होंगे। राइट, सो इसका ये मतलब भी हुआ कि एक टर्न जो होगा, राइट, फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बेसिकली, उसमें 9 ATPs और 6 NADPH2 यूज होंगे। राइट, सो यहां पे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू प्रोड्यूस 1 G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन शुगर है, जबकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर है। इट टेक्स 1 टर्न, 9 ATPs एंड 6 NADPH2s। हाँ, टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट टेक्स 2 टर्न्स,
18 ATPs एंड 12 NADPH2s। एग्जाम डिफरेंट वेज से क्वेश्चन को फ्रेज करके कोई भी नंबर आपसे टेस्ट कर सकता है, जैसे अभी प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में मैंने आपसे कुछ नंबर्स टेस्ट किए भी हैं। सो आई वांट टू मेमोराइज दिस फैक्ट वेरी केयरफुली। अब कैल्विन साइकिल के 3 बेसिक स्टेप्स है, राइट, फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 3 बेसिक स्टेप्स हैं, कार्बन फिक्सेशन है, फिर रिडक्शन है, और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की रीजनरेशन है। अब हम इस फोटोग्राफ की मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं डार्क रिएक्शन को। यू सीन हियर विल स्टार्ट विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब बाइफॉस्फेट और बिसफॉस्फेट में फर्क क्या होता है, राइट? जो बाइफॉस्फेट है उसमें रैंडमली 2 फॉस्फेट्स अटैच्ड होते हैं, राइट? मे बी अगर ये एक मॉलिक्यूल है, 1 फॉस्फेट इज अटैच्ड ओवर हियर, 1 फॉस्फेट इज अटैच्ड एट वन एंड और समवेयर एल्स, राइट? लेकिन जो बिसफॉस्फेट होता है उसमें मॉलिक्यूल के एंड्स पे फॉस्फेट्स अटैच्ड होते हैं, राइट? से अगर ये एक मॉलिक्यूल है, इसके दोनों एंड्स पे फॉस्फेट्स अटैच्ड होंगे। सो राइबोलोज ये बिसफॉस्फेट आप देख सकते हैं कि इसके एंड्स पे फॉस्फेट्स अटैच्ड हैं, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है बेसिकली यू कैन सी हियर 1 2 3 4 एंड 5, ये बेसिकली एक 5 कार्बन कंपाउंड है, राइट? सो राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये बेसिकली 5 कार्बन कंपाउंड है। सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट से हम स्टार्ट करते हैं, लाइक जिसके अंदर अल्टीमेटली कार्बन्स कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15 कार्बन्स, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद द 15 कार्बन्स नाउ। अब देखें कि रुबिस्को एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ऐड किए जाएंगे इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइट? उससे अब ये कह लें कि 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड के। यू सीन हियर कि 1 2 3 4 5 एंड 6, सो ये 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड है। सो अल्टीमेटली यू आर हैविंग अ कंपाउंड विद 18 कार्बन्स, जो कि फौरी तौर पे डिसोसिएट होगा इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट, राइट? सो इससे आप कह लें कि इस अनस्टेबल कंपाउंड से 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड के, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। सो हेयर अब कार्बन्स कितने आ गए हमारे पास, 18 कार्बन्स। देखें पहले 15 कार्बन से राइबोलोज बिसफॉस्फेट के पास, राइट? 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इसके पास टोटल 15 कार्बन से। अब 3 कार्बन्स इसमें ऐड किए गए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और उसके बाद वी एंडेड अप हैविंग 18 कार्बन्स। सो पहले 3 मॉलिक्यूल्स बने 6 कार्बन कंपाउंड के, और ये अनस्टेबल कंपाउंड था। इसकी डिसोसिएशन से we ended up having 6 molecules of 3 carbon compound, that is 3 phosphoglycerate. So we are having the 18 carbons now. All right. अब मल्टी स्टेप प्रोसेस से जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के और साथ 6 ATPs और 6 NADPH2s की यूटिलाइजेशन से, राइट? क्या होगा कि ये जो बेसिकली ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, ये कन्वर्ट होंगे इनटू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइट? सो इससे क्या बन गए, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि अगेन एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सो 18 कार्बन से वो एंडेड अप हैविंग 18 कार्बन्स अगेन। तो उसके बाद फिर इनमें से जो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो साइकिल से आउट मूव कर जाता है, और अल्टीमेटली जब एक साइकिल से एक G3 भी बना, दूसरी साइकिल से 2 G3 भी बने, तो 2 3 कार्बन कंपाउंड से एंड यू विल एंड अप हैविंग अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बहरहाल जो बाकी कह लें कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं G3P के, वो रिसाइकिल हो जाएंगे और मल्टी स्टेप प्रोसेस से और 3 ATPs की यूटिलाइजेशन से दोबारा फिर आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे किसके, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के। सो हेयर यू कैन सीन हेयर कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 कार्बन्स, पहले 18 कार्बन्स हमारे पास यहाँ पे आ गए, इसमें से 3 कार्बन्स आउटसाइड साइकिल मूव कर गए, 15 कार्बन्स इधर आ गए इन द फॉर्म ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स। फिर मल्टी स्टेप प्रोसेस से अगेन हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बने 5 कार्बन कंपाउंड के, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, और इसमें 3 ATPs जो हैं वो भी यूटिलाइज हुई हैं, और अगेन द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कैन टेक पार्ट इन द नेक्स्ट साइकिल। सो इसमें आपने गौर किया है कि बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर 1 कार्बन फिक्सेशन है, जो कि रुबिस्को की मदद से हुई है। हमने देखा कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन किया है रुबिस्को एंजाइम ने, एंड वी डेवलप्ड वी गॉट दिस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये वाला जो प्रोसेस है बेसिकली ये क्या है, दिस इज कार्बन फिक्सेशन। उसके बाद फिर ये जो
6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स एटीपी और NADPH2 की यूटिलाइजेशन के साथ ये कन्वर्ट होते हैं इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं दिस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन है। और उसके बाद फिर ये जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो आउटसाइड साइकिल मूव कर गया और अल्टीमेटली 5 मॉलिक्यूल्स वो उन्होंने रीसाइकिल होकर दोबारा बना दिया राइबोलोज बिस फॉस्फेट। सो बेसिकली अब कह लें कि ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं दिस इज द रीजनरेशन। सो 5G3P मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली 3 RuBP मॉलिक्यूल्स का बनना, ये जो प्रोसेस है ये रीजनरेशन है। सो जो केल्विन साइकिल है इसके 3 बेसिक रिएक्शंस हैं, कार्बन फिक्सेशन नंबर 1, नंबर 2 रिडक्शन एंड नंबर 3 द रीजनरेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था। अब यहां पे कैलकुलेशंस में भी थोड़ा सा फोकस करें। आपने देखा कि एक केल्विन साइकिल में 3 कार्बन टॉप पे ऐड हुए हैं और 3 कार्बन ही बॉटम पे वो साइकिल से आउट मूव किए हैं। सो एक कह लें कि अल्टीमेटली जो इस पूरे साइकिल के अंदर जो नेट गेन है कार्बन का वो अल्टीमेटली 0 ही है, क्योंकि 3 कार्बन ऐड भी हुए और 3 कार्बन इसमें से रिमूव हो गए, राइट। सो वी स्टार्टेड विद द 15 कार्बन्स, वी एंडेड अप विद द 15 कार्बन्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ साइकिल। उसके अलावा अगर आप गौर करें तो अब आपसे एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA या फॉस्फोग्लिसरेट की अगर कन्वर्जन हो इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, इसमें कितने ATP यूज होंगे? 6। कितने NADPH2 यूज होंगे? वो भी 6, राइट। सो अगर एग्जाम आपसे इतने रिएक्शन को फोकस करके क्वेश्चन पूछता है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट ने कन्वर्ट होना है इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो इसमें ATP कितने यूज हुए हैं? 6 और NADPH भी 6। हाँ, अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ओवरऑल एक G3P मॉलिक्यूल के बनने के लिए टोटल कितने ATPs यूज हुए हैं, तो इसमें फिर पूरे साइकिल के ATPs हम काउंट करेंगे, 6 ये वाले भी काउंट करेंगे और 3 ये वाले भी काउंट करेंगे। 6 + 3 = 9। सो दिस इज फॉर 1 G3P, राइट। हाँ, NADPH जो है इसके अलावा कहीं और नहीं यूज हुआ, तो अल्टीमेटली 1 G3P के लिए जो NADH मॉलिक्यूल्स की कंजम्पशन है वो 6 ही रहेगी। हाँ, अब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ओवरऑल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए चूंकि साइकिल 2 रन होंगे, तो अल्टीमेटली हम ATP के काउंट और NADPH के काउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने के लिए ओवरऑल यू सीन हियर कि 12 NADPH2 और 18 ATPs हमें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि हमने अभी शॉर्टली डिस्कस भी किया था। दोबारा फिर हम उस फैक्ट को रिवाइज करते हैं। टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज इट टेक्स 2 टर्न्स एंड यूजेस 18 ATPs एंड 12 NADPH2। और हमने अभी ये भी देखा है साइकिल के अंदर, टू प्रोड्यूस 1 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइट, इट टेक्स 1 टर्न एंड 9 ATPs एंड 6 NADPH। और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनर आपका रेज भी कर सकता है, वो खास तौर पे फॉस्फोग्लिसरेट की ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्जन के दौरान वो आपसे ATP और NADPH के नंबर्स पूछ सकता है। देन इट कैन बिकम अ tricky question, so answer this sort of question carefully. So this is about the Calvin cycle. इसमें हमने एक एंजाइम स्टडी किया है which is Rubisco. Basically ये नाम Rubisco है and this is a disco enzyme, right? Why this is disco? क्योंकि basically ये जो एंजाइम है इसकी dual एक्टिविटी है, right? So अगर इस एंजाइम को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो तो ये क्या करता है, ये ओवरऑल रिएक्शन को पुश कर देता है, तो ये टुवर्ड्स द केल्विन साइकिल, तो ये एज अ कार्बोक्सिलेज एक्ट करता है। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अवेलेबल हो तो रुबिस्को इट एक्ट्स एज अ कार्बोक्सिलेज, ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे एक्ट करेगा, जिसके नतीजे में केल्विन साइकिल रन होगा लो टेम्परेचर में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेशियो ज्यादा है उस वक्त ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे एक्ट करके केल्विन साइकिल रन कराएगा। जबकि अगर रुबिस्को को ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल है जैसे कि हाई टेम्परेचर कंडीशंस में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन रेशियो जो है वो लो है, तो फिर ये क्या करेगा, रुबिस्को ये ऑक्सीजनेज के तौर पे, ये ऑक्सीजनेज के तौर पे काम करेगा और अल्टीमेटली ये जो है वो रिएक्शन को पुश करेगा टुवर्ड्स द फोटो रेस्पिरेशन। सो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। अगर इसको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मुयस्सर होगी, ये एज कार्बोक्सिलेज एक्ट करके केल्विन साइकिल रन करवाएगा। अगर इसको ज्यादा ऑक्सीजन मुयस्सर होगी, ये एज ऑक्सीजनेज एक्ट करके फोटो रेस्पिरेशन रन कराएगा।
एंड केल्विन साइकिल इज गुड फॉर द प्लांट, जबकि जो फोटो रेस्पिरेशन है दिस इज बैड फॉर द प्लांट। नॉर्मली आप कह लें कि इसकी जो 80% एक्टिविटी है वो कार्बोक्सिलेज और 20% जो एक्टिविटी है वो ऑक्सीजनेस होती है, लेकिन अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ना हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो हाई क्वांटिटीज के अंदर, फिर जो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी है ये फर्दर इंक्रीज भी हो सकती है। सो दिस इज अबाउट रुबिस्को। और एक और बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा रिगार्डिंग द रुबिस्को एंजाइम, कि ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ऑन द प्लेनेट अर्थ, राइट। चूंकि रुबिस्को सीन है कि कितने ज्यादा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑफ कोर्स उनके अंदर रुबिस्को प्रेजेंट है, तो इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है ऑन द प्लेनेट अर्थ। और चूंकि ये एक प्रोटीन बेस्ड एंजाइम है, तो इसीलिए अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्लेनेट अर्थ पे कौन सा है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी रुबिस्को। हाँ, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी अगर पूछी जाए, मे बी उसका आंसर जो है वो कोलेजन है, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द प्लेनेट अर्थ, तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन वुड बी रुबिस्को। या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द प्लेनेट अर्थ, अगेन बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी रुबिस्को, which is dual enzyme which has got the carboxylase activity as well as the oxygenase एक्टिविटी। सो दैट्स ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन। इसके साथ ही हमने बायोएनर्जेटिक्स और फोटोसिंथेसिस के सबसेक्शन के साथ अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया। थोड़ा सा ट्रिकी और टफ एरिया है, राइट। आई वांट यू टू लिसन दिस लेक्चर अगेन इफ नीडेड, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद फिर फास्ट रिवीजन नोट्स को भी रिवाइज करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और टेक्स्ट बुक को रिलेट करके लेक्चर के साथ स्टडी करें, राइट। इंशाल्लाह यू विल फील वेरी कंफर्टेबल व्हाइल यू वुड बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ऑन योर फाइनल एग्जाम, क्योंकि इस एरिया से एग्जाम के हार्डेस्ट क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। तो एग्जामिनर के पास एक बड़ा लंबा चौड़ा मार्जिन है क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल को रेज करने का। तो मैंने सिंपलेस्ट क्वेश्चन से लेके मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक आपसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर पूछे हैं, ताकि आपकी जो कह लें कि क्वेश्चन बायस डेवलप हो सके, आप इस एरिया को एग्जाम की आंख से देख सकें। यही मेरी ड्यूटी है, टू प्रोजेक्ट द मटेरियल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक थ्रू द आईज ऑफ एग्जाम। और मैंने यही किया है, मैंने इस एरिया को एग्जाम की आईज से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड लर्निंग this particular subsection with me. See you soon with another subsection. Thank you very much.